जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों अपन ने पढ़ा कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों ये पढ़ें उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक वाली चीज़ें आना चाहिए। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव की बात हुई है तो विद्युत द्विध्रुव ही किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव दोस्तों दो समान किंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। मैं ये डायग्राम बना देता हूं। -q + q दोनों एक एक आवेश हैं, एक q है, ये भी एक q आवेश है और ये माइनस है और ये प्लस है। जैसा कि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा होती है कि समान किंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी कितनी दोस्तों? 2a पर स्थित हो तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसके निरक्ष की बात हो रही है। इससे पहले जो पढ़े थे दोस्तों वो अक्ष पर पढ़े थे। अगर आपको अक्ष कहा जाए इसका मतलब x अक्ष की बात हो रही है और निरक्ष कहा जाए इसका मतलब y अक्ष की बात हो रही है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे जहाँ -q लिख रखा है इसको a बिंदु दे देता हूँ और +q लिख रखा है इसको b बिंदु दे देता हूँ। ये भी मान लेता हूँ कि इसका जो मध्य बिंदु है यहाँ ये O है। क्या है? जब दोस्तों A और B बिंदु के बीच की दूरी जो है वो 2a है तो यहाँ से A से O बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों? A होगी और यहाँ O से B बिंदु के बीच की दूरी भी A ही होगी। ये बात क्लियर है। ओके, अब निरक्ष कहाँ है ये तो अपन पहले ही समझ चुके हैं कि अक्ष का मतलब x अक्ष होता है और निरक्ष का मतलब y अक्ष होता है। और यहाँ पे जैसा कि अपने को क्वेश्चन साफ साफ दे रखा है कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से भी आ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए या सूत्र ज्ञात कीजिए। तो अपन ने जैसा कि समझा है कि निरक्ष की बात हो तो y अक्ष है, ये इसके केंद्र से ये P बिंदु है r दूरी पर। एक बार और मैं रिपीट कर दूं दोस्तों कि ये द्विध्रुव है। द्विध्रुव क्या है? समान किंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी 2a पर स्थित हो तो इसे द्विध्रुव कहते हैं। फिर बात आती है अपनी आगे, अक्ष कह दे तो x अक्ष, निरक्ष कह दे तो y अक्ष। इससे पहले वाला क्वेश्चन अक्षीय स्थिति पर वो अपन सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको सीखना है दोस्तों तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी अपन पढ़ रहे हैं निरक्ष पर, यानी कि y अक्ष पर कोई बिंदु P है जो कि इसके केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित है। यहाँ पे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको पढ़ने से पहले अपने को दो चीजें अपने को पता होना चाहिए। एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है दोस्तों E = F/Q। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है दोस्तों? E = F/Q। एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर उसके बाद पढ़ा अपने दोस्तों +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? +q के कारण E का सूत्र होता है दोस्तों KQ/r²। जो r जो है दोस्तों ये आवेश, धन आवेश तथा P बिंदु के बीच की दूरी है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो होता है वो भी KQ/r² होता है। ये चीज अपने को ध्यान हो तो अपन ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अभी यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। अब सीधा सीधा अपने को जैसा क्वेश्चन कहा गया था कि द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो अपन ने एक द्विध्रुव लिया, समान किंतु विपरीत आवेश जिनके बीच की दूरी 2a थी। उसका केंद्र अगर O है तो A से O के बीच की दूरी a है और O से B के बीच की दूरी भी a होगी क्योंकि दोनों को मिलाकर कितनी? 2a। केंद्र से r दूरी पर स्थित P बिंदु है। यहाँ पे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और एक एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तो अपने को पहले से ही पता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दोस्तों जैसे ये लिखा गया है +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है KQ/r² और -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है दोस्तों? KQ/r²। दोनों के कारण सेम ही होता है। ओके, यहां से अपने को एक एक के बारे में लिखना शुरू करना है। तो -q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। सूत्र अपने को पहले से एक साथ अपने को नहीं पता कि कितना होता है, तो माइनस क्यू के कारण कितना होता है, फिर प्लस क्यू के कारण कितना होता है वो लिख देते हैं। तो माइनस क्यू के कारण मैं लिख देता हूँ E1 इजिकल टू, फॉर्मूला क्या है माइनस क्यू के कारण, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आर है इस आवेश तथा पी बिंदु के बीच की दूरी। तो माइनस क्यू यहाँ, और बिंदु कहाँ है, पी बिंदु, तो यहां से यहां तक की दूरी का स्क्वायर करना है। अब दोस्तों अगर अब ये दूरी अपने को दे तो रखी नहीं है, अगर इस दूरी को ध्यान से देखें, या फिर अपन चाहें तो अभी मैं लिख देता हूं ए पी, और दूरी का क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर करना है। तो ये ए पी का स्क्वायर। ओके, अब अपने पास एपी दूरी अभी नहीं दे रखा है, तो एपी दूरी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करें, अगर इसको देखें तो दोस्तों ये एक 90 डिग्री वाला त्रिभुज बन रहा है जिसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज के अंदर अगर देखें तो ये अपना लंब है, ये अपना आधार है और ये कर्ण है। दोस्तों अपन एक थ्योरम जानते हैं जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, और वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इजिकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दोस्तों अपन ये इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, आधार की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक a, तो a का स्क्वायर, प्लस लंब की वैल्यू क्या है r, तो r का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दूरी अपने पास कितनी आ गई है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ तक दोस्तों क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ मैं, E1 इजिकल टू के क्यू, ए पी की वैल्यू क्या है दोस्तों, ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। अच्छा, दिशा की अगर बात करी जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों एक सदिश राशि है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जैसे ये सूत्र ध्यान में रख रखे हैं उसी तरीके से अपने को दिशा भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से आते हैं। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो धन आवेश से अनंत की ओर होती है। दूसरा एक और ध्यान रखना है, अनंत से ऋण आवेश की ओर होती है। ये अपना बेस है एक तरीके से, ये अगर अपने को आए तो अपन क्वेश्चन को आगे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अभी मैंने कहा कि अगर दिशा की बात होगी तो धन आवेश से बिंदु की तरफ लिखेंगे और बिंदु से ऋण आवेश की तरफ लिखेंगे। अभी ऋण आवेश की बात हो रही है तो बिंदु से ऋण आवेश की तरफ, मतलब पी ए दिशा, पी ए दिशा। ओके, इसको और अगर ध्यान से लिखें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पी ए इधर जा रहा है तो इधर एरो करके लिख देता हूँ E1। ओके, अगर यहाँ सोल्व करा जाए तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो E1 इजिकल टू आ जाएगा अपने पास के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया है। ओके, यहाँ से आगे चलते हैं और मैं इसको मिटा देता हूँ। ये रफ काम था, अपने को सिर्फ यहाँ तक का चाहिए था ये वैल्यू, तो ये अपन ने फाइंड कर लिया। आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, अब माइनस क्यू, इसकी वजह से यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा वो अपन ने लिख दिया। अब इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ कितना विद्युत क्षेत्र होगा ये भी लिख देते हैं। तो लिखता हूं मैं, प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों अगर आप एक एक पॉइंट समझेंगे और अगर शुरुआत से वीडियो देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम करेक्ट बनेंगे और आपको कोई भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। सीधा सीधा आपको कॉन्सेप्ट बेस एक एक चीज़ बता रहा हूँ सरल तरीके से। ओके, यहाँ पे प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E इजिकल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सेम ऐसा कैसा, पहले E1 लिख चुके हैं तो अब की बार मैं E2 लिख देता हूँ, E2 इजिकल टू के क्यू अपॉन और आर स्क्वायर। आर का मतलब फिर से बता रहा हूं, प्लस क्यू की बात हो रही है तो प्लस क्यू से बिंदु के बीच की दूरी को आर कहते हैं। तो प्लस क्यू से बिंदु के बीच की दूरी मतलब ये दूरी चाहिए, ये वाली, और ये दूरी अभी पता नहीं है तो मैं यहाँ बीपी का स्क्वायर लिख देता हूँ। अच्छा, बीपी का स्क्वायर लिख चुका हूँ। उसके बाद बीपी की वैल्यू देखिए, यहाँ ये आधार था और इसकी वैल्यू ए थी, तो यहाँ पे भी ये आधार है और इसकी वैल्यू ए है। यहाँ ये लंब है इस त्रिभुज के अंदर, ये वाला
ये वाला, तो इस त्रिभुज के अंदर भी तो ये लंब है, तो कर्ण की वैल्यू जो यहाँ आई है वो भी यहीं आएगी। तो लिख देता हूँ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत होगा क्या दोस्तों? नहीं होगा। ओके, तो बीपी की यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। E2 इजिकल टू आएगा अपने पास KQ अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, दिशा की बात हुई तो अभी मैंने बताया पहले ही से ही कॉन्सेप्ट, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से बिंदु की तरफ। धन आवेश कहाँ है? बी पे, बिंदु की तरफ है P, तो BP दिशा। दोस्तों दिशा की बात लिखना बहुत जरूरी है, अगर दिशा वाली बात नहीं लिखें तो अपने को नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, यहां से आगे बढ़ते हैं। इस स्क्वायर से भी ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो E2 का फॉर्मूला आएगा KQ अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको जो कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है फिजिक्स का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे को जैसे ही समय मिलेगा वो टॉपिक सरल शब्दों में आपको पढ़ाऊंगा। ओके, अब दोस्तों एक और रूल ध्यान रखना है, बहुत ही 0 क्लास यानी कि 3rd क्लास से मैंने एक कॉन्सेप्ट उठाया है। अगर कोई भी दो चीज़ें एक ही दिशा में जा रही है तो उसको जोड़ते हैं। अगर दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है तो उनकी दूरी ज्ञात करने के लिए अपन जोड़ते हैं। अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो घटाते हैं, और अगर ये दोनों ही नियम नहीं लगे तो वहाँ पे घटक करते हैं। घटक करते हैं, क्या करते हैं? घटक करते हैं, कंपोनेंट करते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता PA एक तो इधर जा रहा है और दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जा रहा है B से P की तरफ, कौन सा? E2। तो यहाँ पे अगर देखें तो न तो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दिशा में है, न ही विपरीत दिशा में है। तो इस कंडीशन पे अपन दोस्तों क्या करते हैं? घटक करते हैं। घटक का मतलब है ग्राफ के ऊपर। तो ये ग्राफ बना देता हूं। ये ग्राफ आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर ये थीटा कोण बनता है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं एक वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींच देता हूँ। तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। अपने को दोस्तों अभी ये वैल्यू, आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है और कर्ण की वैल्यू दे रखी है E2। तो अपन अगर देखें, ये मैं यहाँ पे रफ काम कर देता हूँ, लाल बटेवा कक्का से अपने को कर्ण दे रखा है, अपने को आधार की ये वैल्यू चाहिए, फिर ये वैल्यू भी चाहिएगी। नहीं तो फिर मैं आपको एक अच्छी तरीके से एक रूल टाइप भी बता दूंगा कॉन्सेप्ट, ताकि आपको अच्छी तरीके से ध्यान रहे। तो अभी दोस्तों क्या है? कर्ण और आधार, आधार और कर्ण का रिलेशन। पहले वाला जो दोस्तों ये होता है साइन थीटा, दूसरे वाला जो होता है वो कोस थीटा और तीसरे वाला टेन थीटा। तो आधार और कर्ण का रिलेशन यहाँ क्या है? कोस थीटा। तो आधार बटेवा कर्ण इजिकल टू होगा कोस थीटा। तो आधार अपॉन कर्ण की वैल्यू क्या है? E2 इजिकल टू कोस थीटा। तो आधार इजिकल टू क्या आएगा दोस्तों? E2 कोस थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है? ये इस आधार की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों E2 कोस थीटा। ओके, इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आएगा दोस्तों E2 साइन थीटा। ओके, ये सेम इसी तरीके से प्रोसेस यहाँ पे ऐसे करोगे तो ये आ जाएगा थीटा यहाँ पे बनेगा। तो ये थीटा जस्ट सामने वाले ये लंब होगा और कर्ण, लंब और कर्ण का रिलेशन साइन थीटा आएगा। सेम ऐसा कैसा आप चाहें तो डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं कि जिस अक्ष के साथ थीटा कोण बनेगा वो कोस थीटा। तो ये कोस थीटा, ये साइन थीटा, जिसके साथ नहीं बनेगा वो साइन थीटा। ओके, इसी तरीके से अगर ये भी थीटा है तो इसके साथ इसका कोण बन रहा है, तो ये E1 कोस थीटा, और इधर ये वाई अक्ष के इधर क्या हो जाएगा? E1 साइन थीटा। ये इधर वाला अक्ष, वाई अक्ष की बात कर रहा हूं। अच्छा दोस्तों, यहां तक क्लियर समझ में आ गया है? अब आगे चलते हैं। यहां पे अपने को क्या समझ में आ रहा है? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या कहता है? इक्वेशन फर्स्ट E1 और E2 का जो वैल्यू है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इससे अपने को क्या पता चल रहा है कि E1 का जो वैल्यू है वही E2 का है, और क्या है? KQ अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, अपने को ये घटक करने की क्यों जरूरत पड़ी?
इनको घटक कहते हैं। E2 cos थीटा, E1 cos थीटा, E2 sin थीटा, E1 sin थीटा, ये जो अपन ने किया है इसको अपन घटक बोलते हैं। घटक करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है दोस्तों, एक बार और मैं रिपीट कर दूं, अगर दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में होती तो उनका परिणामी मान ज्ञात करने के लिए अपन उन दोनों को जोड़ देते, और अगर दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं ऐसे अलग अलग होती तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन उसको घटा देते, ज्यादा में से कम को, जैसा कि अपन ने विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया था। अगर ये दोनों रूल नहीं लगे तो फिर अपन घटक करते हैं। जैसा कि यहां देखा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो न तो ये समान दिशा है न ही विपरीत दिशा है, तो इस कंडीशन में अपने को घटक करने पड़े हैं, फैक्टर करने पड़े हैं, कंपोनेंट करने पड़े हैं। तो ये अपन ने कर दिया। अब यहाँ पे अगर ध्यान देखें तो E1 और E2 की वैल्यू तो सेम है, तो ये E2 sin थीटा और ये इधर E1 sin थीटा, वैल्यू सेम होगी। E2 sin थीटा, E2 की वैल्यू भी यही है और E1 की वैल्यू भी यही है। तो y दिशा के अंदर विद्युत क्षेत्र के घटक समान किंतु विपरीत होने के कारण, एक ऊपर की दिशा में और एक नीचे की दिशा में, समान किंतु विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि x दिशा में विद्युत क्षेत्र के घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, अतः परिणामी दिशा P बिंदु पर x दिशा में होगी। और ये की बात आपको यहाँ पे बॉक्स बना के लिखना होगा, और अगर ये बात नहीं लिखते हैं तो दोस्तों आपके आधे नंबर काट लिए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यही होती है कि बोर्ड के अंदर दोस्तों मार्किंग किस तरीके से होती है, आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना होगा। यहाँ से ठीक ऐसे चल रहे हैं, ये देख रहे हैं, और ये जो अब बॉक्स आया है वो x दिशा में होगी, अपन x दिशा वाले को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जोड़ देता हूं। अतः P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी दोस्तों, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ओके, ये मैंने इसलिए बिठाया है दोस्तों कि इसके बाद ये जगह नहीं है तो मैं इधर लिख सकूं आसानी के साथ। अब E1 और E2 का वैल्यू अपने को पता है तो लिख देते हैं E इज इक्वल टू, अच्छा E1 और E2 तो दोनों एक ही हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, E1 cos थीटा प्लस E2 को भी क्या लिख सकता हूं, E1 cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 क्या है, बराबर है। तो एक E1 cos थीटा प्लस एक E1 cos थीटा, 2 E1 cos थीटा, तो यहां पे लिख देता हूं E इज इक्वल टू 2 E1 cos थीटा। ओके, E1 का वैल्यू जो है, E1 ये वैल्यू लिख देता हूं, E इज इक्वल टू 2 E1 की वैल्यू है KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू, दोस्तों यहाँ पे cos थीटा, पहले भी जैसा मैंने बताया कि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए लाल बटेवा कक्का से एक बार और यहाँ लिख देता हूँ, लाल बटेवा कक्का से। पहले वाला दोस्तों sin थीटा, दूसरे वाला cos थीटा, अभी cos थीटा का ही चाहिए वैल्यू, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटेवा कर्ण। इनमें से कोई सा भी त्रिभुज लेके आधार और कर्ण का वैल्यू लिखेंगे, वो cos थीटा का वैल्यू होगा। तो आधार का वैल्यू क्या है, ये a अपॉन कर्ण क्या है, ये रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, A अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। करेक्ट दोस्तों, आगे चलते हैं। E इज इक्वल टू 2KQA अपॉन इसको A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2। दोस्तों अगर कहीं पे अंडर रूट लगा रखा है तो उसको उसकी घात 1/2 के रूप में भी लिखा जा सकता है। मैं चाहे अंडर रूट लिखूं या उसकी पावर 1/2 लिखूं, एक ही बात है। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों ऐसा लिखने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि ये देखो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और गुणे के अंदर अगर आधार समान हो तो घातें क्या होती है दोस्तों, जुड़ जाती है। ओके, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं अपन E इज इक्वल टू 2KQA अपॉन A स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2। यहाँ तक दोस्तों कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए आप लोगों को, यहाँ तक एकदम करेक्ट समझ में आया होगा। और इधर वाला अगर कॉपी कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको मैं मिटाकर यहाँ सोल्व कर सकूं। ओके, ओके दोस्तों आगे चलते हैं। और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है, जो अपने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा कि द्विध्रुव किसे कहते हैं, समान किंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी 2a पर स्थित हो तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इससे अगले एक और टॉपिक था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं दोस्तों, ये बेस है इसलिए मैं आपको ओरली बता रहा हूं। द्विध्रुव का निर्माण करने वाले आवेशों के परिमाण तथा अल्प दूरी 2a के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या है दोस्तों, ये द्विध्रुव आघूर्ण को P लिखते हैं, P = Q × 2a, यानी कि जहां Q और 2a होगा उसका गुणा होगा तो उसको अपन P लिख सकते हैं, जो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। यहां पे अपन लिख देते हैं दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो अच्छी बात है। क्यों, क्या लिख रखा है 1 + 1/2, ऐसा कहीं पे भी लिख रखा है तो उसको सॉल्व कैसे कहते हैं। अपन में 1 लेना होगा, दोनों को गुणा किया 2 आया, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आएगा, प्लस 1 को 1 से किया तो 1 आएगा। आंसर कितना आएगा 3/2। एक तो ये बात समझ में आ गई, एक ये समझ में आ गई, तो अपन अभी लिख देते हैं E = Q लिख रखा है, 2 लिख रखा है, A लिख रखा है, बच्चा क्या K, और उसको P लिख सकते हैं। और ये आधार समानुपाते जुड़ जाएगी तो अपना आंसर आएगा ये वाला। तो A² + R² की पावर 3/2, ये दोस्तों द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। क्योंकि यहां अपने को यह भी लिखना पड़ेगा E निरक्ष डॉट। अगर अपन लें ये जो बिंदु है दोस्तों P बिंदु, ये बहुत ज्यादा दूरी पर ले लें, बहुत ज्यादा दूरी पर ले लें, तो इस बहुत ज्यादा दूरी R की तुलना में इसका वैल्यू कितना होगा। ये ठीक उस तरीके से मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, R अगर ये बिंदु जो है बहुत ज्यादा दूर ले लें, ऊंचाई पर ले लें, तो इस R की तुलना में A का मान क्या होगा। अगर यूं समझे तो अपनी हाइट की तुलना में चींटी की हाइट कितनी, 0। तो यहां पे लिख सकते हैं अपन, यदि R > A है तो A का वैल्यू क्या ले सकते हैं अपन, 0 ले सकते हैं। ये तो रफ वैल्यू था। ओके, 0 लिखें तो E निरक्ष = क्या आ जाएगा दोस्तों, KP/0² + R² की पावर 3/2। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और R² के अंदर जोड़ेंगे तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो E निरक्ष = KP/R² की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो E निरक्ष = हो जाएगा दोस्तों KP/R³। आंसर आपका क्वेश्चन आया दोस्तों, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर जो कि निरक्ष पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आप इस तरीके से सोल्व करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तब भी ये राइट है। ओके दोस्तों, आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।